हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं का शर्मा आप लोग आज पढ़ाने वाली हूँ इतिहास। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इतिहास को करवाऊंगी, स्टैटिक जीके करवाऊंगी। स्टैटिक जीके में मैंने एक टॉपिक करवाया था, वरीयता क्रम, संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आज मैं इतिहास को स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और इसे डीपली में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इतिहास कहते किसे हैं? तो बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को इजिली वे में लें क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर इसे आप लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो ये आराम से आप लोग को याद हो सकता है। बिल्कुल ये हार्ड नहीं है, जैसा कि आप लोग कई लोगों को लगता हो कि इतिहास बहुत हार्ड है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के जनक कौन है? तो यह है हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? तो यह है हेरोडोटस। इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका है। इनके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। बिल्कुल आराम से चलेंगे और यही पे याद करने का प्रयास करेंगे। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। सबसे पहले इतिहास को बांटा किसने था? तो 3 भागों में बांटने का काम किया था। कौन? तो क्रिस्टोलफ सिरियलस। क्रिस्टोलफ सिरियलस ने पहली बार इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था। क्रिस्टोलफ सिरियलस कहाँ के वैज्ञानिक है? तो यह हो जाएंगे इतिहासकार है। तो यह जो है जर्मन के, कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। इन्होंने ही इतिहास को 3 भाग में पहली बार बांटा था, क्रिस्टोलफ सिरियलस है। मैं कहीं एक्स्ट्रा से नहीं बता रही हूँ, मैं लूसेंट और एनसीईआरटी को लेकर के चलूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम किसने बांटा था, भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम किसने बांटा था, तो नाम आता है स्कॉटिश अर्थशास्त्री और जेम्स मिल। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। जेम्स मिल जो है 1817 ईस्वी में धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को बांटा था। जो आप प्राचीन काल देख रहे हैं, प्राचीन काल को पढ़ते हैं, उसे हिंदू काल नाम दिया था। मध्यकालीन भारत को इन्होंने नाम दिया था मुस्लिम काल नाम दिया था। और आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया था ब्रिटिश काल। क्या नाम दिया था? ब्रिटिश काल नाम दिया था, जो कि काफी अपवाद रहा था, उस टाइम विवाद रहा था। तो प्राचीन भारत को इन्होंने हिंदू काल नाम दिया, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल और आधुनिक भारत को इन्होंने नाम दिया था ब्रिटिश काल। प्राचीन भारत में ऐसे भी हम लोग हिंदू काल को पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में हम लोग मुस्लिम काल को पढ़ते हैं, मुस्लिम वंशों के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में हम लोग ब्रिटिशों के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पाषाण काल से लेकर के वर्धन वंश तक हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो 711-12 ईस्वी में, कहीं कहीं 711 दिया हुआ रहता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद गजनवी, गौरी, ये सब को पढ़ना होता है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल को पढ़ना होता है। ये सब जो काल है ये मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद का जो कालखंड आता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। वहीं से स्टार्ट हो जाता है, कई पुस्तक में वैसा ही दिया गया है। उसके बाद पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बारे में तो जानते होंगे, ब्रिटिश काल को पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में किस अनुसार से बांटा था? तो धर्म के अनुसार से बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। आगे बढ़ते हैं, भारत के नामकरण को देखते हैं। भारत के नामकरण की बात अगर की जाए तो भारतीय संविधान में 2 ही नाम आता है, एक नाम आता है इंडिया और एक नाम आता है भारत। इंडिया और भारत जो है संविधान में नाम दिए गए हैं। जैसे कि भारत का जो है कई सारे नाम है, आर्यवर्त नाम है, भारत खंड नाम है, जम्बूद्वीप नाम है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। लेकिन संविधान में 2 नाम है, भारत और इंडिया। ये नाम ध्यान रखेंगे। भारतवर्ष नाम आखिर मिलता कहाँ है? तो भारतवर्ष जो नाम है सर्वप्रथम जो मिलता है, सबसे पहले जो मिलता है, यह महाकाव्यों में मिलता है और पुराणों में मिलता है। महाकाव्य और पुराण में भारत का नाम क्या मिलता है? तो भारतवर्ष मिलता है। यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? तो भारतीय को कहा गया है भारतीय। यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? तो भारतीय कहा गया है। यहाँ के संतान कहा गया है, भारत के संतान कहा गया है। वही इंडिया नाम किसने दिया है? तो इंडिया जो नाम दिया है यह यूनानियों ने दिया है। किसने नाम दिया है? यूनानियों ने दिया है। ग्रीकों ने नाम दिया है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप किसने नाम दिया है? तो बौद्ध ग्रंथों में भारत का जो नाम है यह जम्बूद्वीप दिया गया है। वही मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। महाकाव्य और पुराणों में नाम मिलता है भारतवर्ष। इंडिया नाम किसने दिया है? तो यूनानियों ने।
हिंदुस्तान नाम दिया है मुस्लिम इतिहासकारों ने। जम्बूद्वीप किसने नाम दिया है? तो बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में। ये तो हो गया भारत का नामकरण, भारत का नामकरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके देखेंगे प्राचीन इतिहास को। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत। और इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत में क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले प्राचीन भारत को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा जो है आद ऐतिहासिक काल है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल है। प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसमें ना लिखा गया है, इसमें ना लिखा गया है और नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ा गया है, तो इसे कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। और प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल को। किसे पढ़ते हैं? तो पाषाण काल को पढ़ते हैं। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल में तो है लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, लेकिन लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। और आद ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी गया है, लिखा और पढ़ा दोनों गया है। ऐतिहासिक काल में से हम लोग पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से लेकर के वर्तमान इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल में ही पढ़ते हैं। चलिए इस समझ गए होंगे प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ते हैं, आद ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, ऐतिहासिक काल से स्टार्ट हो जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है यह ऐतिहासिक काल से स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्रोत, आखिर भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो क्या क्या स्रोत है उसे देखेंगे। तो पहला आता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, ऐसे तो उसमें धर्म की बात कही गई है, इसके साथ साथ इसमें हमको जानकारी मिल जाती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उस समय के बारे में हम लोग को इस पुस्तक से जानकारी मिल जाती है। धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए तो वेद हो गया, वेदांग हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गया, पुराण हो गए, धर्म सूत्र हो गए, अरण्यक हो गए और स्मृति ग्रंथ हो गए। धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? तो वेद होता है, वेदांग होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, धर्म सूत्र होता है, अरण्यक और स्मृति ग्रंथ। इसके साथ साथ 2 पुस्तक और याद रखिएगा, एक आता है जैन साहित्य, जैन साहित्य, और एक आता है बौद्ध साहित्य, जिसमें जातक ग्रंथ एक नाम आ जाता है, त्रिपिटक आता है। वही बात की जाए जैन धर्म की बात, जैन साहित्य की बात, उसमें भगवती सूत्र, कल्प सूत्र ये सब को पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पुस्तकों से हम लोग को क्या मिलते हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मिलते हैं, पढ़ने के साथ प्राप्त होते हैं, उसके उस समय के बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से ही, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हम लोग को उस समय के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन आ जाता है? एक आता है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। कौटिल्य जिनका नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। पहले किनके दरबार में रहते थे? तो घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद ने इन्हें अपमानित करके अपने दरबार से बाहर कर दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से मिल करके नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डलवाई थी। इन्हीं का पुस्तक है अर्थशास्त्र। नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, राजनीतिक जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाती है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा लेती हूँ। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें 15 जो है अधिकरण दिए गए। कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब कहें कि भाग, पार्ट है। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 180 प्रकरण है। प्रकरण का मतलब क्या होता है? चैप्टर। चैप्टर हो जाएगा 180 और पार्ट कितने हो जाएंगे? तो 15। पार्ट कितने हैं? तो 15 है, जिसी को हम लोग कहते हैं अधिकरण। और प्रकरण जो है यह क्या है? चैप्टर है। क्या है? चैप्टर है। तो चैप्टर कितने हैं? 180। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना किसने की है? तो कल्हण ने की है। और इस पुस्तक से हम लोग को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास में उत्कल वंश, लोहार वंश, ऐसा के बारे में जानकारी हम लोग को किस पुस्तक से मिलती है? तो राजतरंगिणी से मिलती है, जिसकी रचना किसने की है? तो कल्हण ने। किसने की है? कल्हण ने की है। नेक्स्ट आता है चचनामा। चचनामा जो है यह अरबी भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक में जानकारी मिलती है अरबों के आक्रमण के बारे में। अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था उस समय के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। चचनामा पुस्तक की रचना किसने की है? तो अली अहमद ने। चचनामा पुस्तक की रचना किसने की है? अली अहमद ने। नेक्स्ट आता है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो कि इसमें व्याकरण की चर्चा की गई है।
अष्टाध्यायी में किसकी चर्चा मिलती है? तो व्याकरण की चर्चा मिलती है। और इसकी रचना किसने की है? तो पाणिनि ने। किसने की है? पाणिनि ने इसकी रचना की है। और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है तो मौर्य के पूर्व के जो काल है, राजनीतिक काल, उसके बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक जानकारी मिलती है और सामाजिक जानकारी मिलती है। किससे? यह मिलती है अष्टाध्यायी से। रचना किसने की है? तो पाणिनि ने। नेक्स्ट आता है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, इसकी रचना किसने की है? तो कात्यायनी ने। इसकी रचना किसने की है? तो कात्यायनी ने की है। और इस पुस्तक में यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता की रचना किसने की है? तो कात्यायन ने किया। कात्यायनी नहीं होना चाहिए, कात्यायन ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट आता है महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की है? तो पतंजलि ने। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हैं, आई मीन शुंग वंश के दरबार में रहते हैं। तो शुंग वंश के बारे में इसमें हमको जानकारी मिलती है महाभाष्य पुस्तक से। एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने। राजतरंगिणी पुस्तक रचना किसने की है? तो कल्हण ने। चचनामा पुस्तक की रचना की है अली अहमद ने। अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने। गार्गी संहिता की रचना की है कात्यायन ने। और महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देख लिया? धार्मिक ग्रंथ को देख लिया। वेद वेदांत को हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ को हमने देखा। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण को देखेंगे। बहुत सारे यात्री जो है भारत पे आए थे और बहुत सारे पुस्तक की रचना की थी। अगर बात की जाए विदेशी यात्री आए कौन कौन थे? एक नाम आता है रोमन लेखक। रोमन लेखक हो गए, एक होते हैं चीनी लेखक, एक होते हैं अरबी और एक होते हैं अन्य। इनके पुस्तकों से भी हम लोग को जानकारी मिलती है। रोमन लेखक की बात की जाए तो टेसियस का नाम आता है। टेसियस जो कि ईरान के क्या थे? तो ईरान के राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे। टेसियस जो कि ईरान के थे, राजवैद्य थे। नेक्स्ट आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस अभी हमने बताया था जो इतिहास के जो जनक है यह हेरोडोटस है। इनकी पुस्तक का जो नाम है यह हिस्टोर का है। नेक्स्ट आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा आपका इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। और इस पुस्तक में भी मौर्य काल के बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है डाइमेकस। डाइमेकस एक नाम और दिया गया है डायोनीसियस। डाइमेकस और डायोनीसियस जो है यह बिंदुसार के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? यह बिंदुसार के दरबार में आता है, जो कि अशोक का पिताजी होते हैं। डाइमेकस जो है किसका राजदूत था? तो सीरिया नरेस एंटिओकस का राजदूत था। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो सीरिया नरेस एंटिओकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है डायोनीसियस या किसका राजदूत था? तो मिस्र के जो नरेश थे फिलाडेल्फस, नाम सुने होंगे, मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस, इन्हीं के राजदूत थे। और ये भी किसके दरबार में आते हैं? तो ये दोनों आते हैं बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आते हैं? तो बिंदुसार के दरबार में आते हैं। यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ बिंदुसार। नेक्स्ट आता है टॉलमी। टॉलमी का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने रचना की है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पुस्तक रचना किसने की है? तो टॉलमी ने। भारत का भूगोल पुस्तक रचना किसने की है? टॉलमी ने की है। नेक्स्ट है प्लिनी। प्लिनी का नाम सुने होंगे। इनके पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? तो प्लिनी की है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? तो प्लिनी की है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा दूंगी। नेक्स्ट है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, ये जो पुस्तक है इसका भी जानकारी नहीं मिल पाया है कि आखिर इसकी रचना किसने की है। हालांकि इसमें जो जानकारी मिलती है 80 ईस्वी के बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। 80 ईस्वी के बंदरगाहों के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी से। जिसकी रचना किसने की है नहीं पता है, अज्ञात व्यक्ति हम लोग ऐसे बोल लेते हैं। नेक्स्ट आता है अरबी लेखक, चीनी लेखक को पहले देखते हैं। रोमन लेखक में हमने किसे देखा? तो टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य था। दूसरा नाम था हेरोडोटस। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, इतिहास के जनक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। नेक्स्ट है डाइमेकस। डाइमेकस सीरिया नरेस एंटिओकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है डायनीसियस, यह मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत है, यह भी बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है टॉलमी के पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। नेक्स्ट है प्लेनी की रचना क्या है? तो नेचुरल हिस्ट्री है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, जिसके रचना किसने की है वह अज्ञात है, तो अज्ञात व्यक्ति है। बंदरगाहों के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। नेक्स्ट है चीनी लेखक, मैं इसे मिटा देती हूँ।
चीनी लेखक में कौन कौन से देखेंगे, उसे देखते हैं अभी। चीनी लेखक में आते हैं फाहियान। फाहियान का नाम आपने सुना होगा, जिसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की, फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है, तो फो क्यू की है। किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है, फो क्यू की है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट आता है संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आने का काम किया था। संयुगन कब आए थे भारत, 518 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है हेन स्वांग, 629 से 45 किसके दरबार में आते हैं, तो हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। इन्होंने नालंदा में पढ़ने और पढ़ाने दोनों का काम किया था हर्षवर्धन ने। और इनकी पुस्तक का जो नाम है, हेन स्वांग ने पढ़ने और पढ़ाने का काम किया था। कौन, हेन स्वांग ने। किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कब आया था, तो 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहे थे। और इनकी एक रचना है सी यू की। सी यू की अभी हमने बताया, फो क्यू की फाहियान की रचना है, और सी यू की किसकी रचना है, तो यह है हेन स्वांग का। हेन स्वांग का है। और इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का विवरण मिलता है, तो 138 देशों का विवरण सी यू की पुस्तक में मिलता है। और वर्धन वंश, कुशभूति वंश के बारे में हमको जानकारी मिलता है। हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट होता है इत सिंह, नेक्स्ट आता है इत सिंह। कब आता है, तो 7वीं सदी में। 7वीं सदी में आने का जो क्रम है इसी तरह से है। सबसे पहले फाहियान आया था। सबसे पहले भारत कौन आया था, तो फाहियान आया था। उसके बाद संयुगन भारत आया था, एक क्रम याद रखिएगा। संयुगन भारत आया था, उसके बाद आया था हेन स्वांग। हेन स्वांग, और तीसरा कौन आया था, तो यह आया था इत सिंह। इत सिंह, फाहियान, संयुगन, हेन स्वांग और इत सिंह, ये आने का क्रम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक को देखेंगे। अरबी लेखक में दो नाम याद रखिएगा, एक नाम होता है अल-बरूनी और एक नाम है इब्न बतूता। अल-बरूनी किसके साथ आया था, तो पता ही होगा किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और इसके पुस्तक का नाम क्या है, तो तहकीक ए हिंद है, किताब उल हिंद है। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक किसकी है, तो अल-बरूनी की है। और यह किसके दरबार में, किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत। नेक्स्ट आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था। और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसे, तो इब्न बतूता को। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इसे नियुक्त किया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो रिहला है। अल-बरूनी की क्या बताई हमने पुस्तक का नाम, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, या किसकी है, तो अल-बरूनी की है। अन्य में अगर हम लोग बात किया जाए, तो अन्य में दो नाम दिए गए हैं। एक है तारानाथ है, तारानाथ है। तारानाथ का जो पुस्तक है यह है तंगयूर। तंगयूर और कंगयूर, एक नाम छूट गया था यहाँ पे, एक नाम और लिख लीजिएगा, कंगयूर। तंगयूर और कंगयूर किसकी रचना है, यह तारानाथ का है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो जब भारत आए थे, अपना रचना जो किए थे, उसमें पांड्य वंश के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। मार्को पोलो किस वंश के बारे में जानकारी दी थी, तो पांड्य वंश के बारे में जानकारी दी थी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक और रह गया है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग अभिलेख देखेंगे, स्तंभ लेख देखेंगे और सिक्का को देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसे मैं मिटा देती हूँ और पुरातात्विक साक्ष्य को भी मैं अभी जस्ट ही करवा देती हूँ। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर सही लगा है तो आप लोग लाइक करेंगे। ये मेरा पहला प्रयास था। आप लोग जैसा भी लगे आप लोग उस तरह से कमेंट करके बताएंगे। चलिए, मैं इसे अभी मिटा देती हूँ और पुरातात्विक साक्ष्य को भी मैं करवा देती हूँ। इस तरह से स्रोत जो है समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाषाण काल को। चलिए, अब हम लोग इसे देखेंगे, पुरातत्व संबंधी स्रोत को। अभी हमने क्या बताया था, धर्म ग्रंथ बताया था, ऐतिहासिक ग्रंथ बताया था, विदेशी यात्रियों का विवरण बताया था। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत। पुरातत्व संबंधी स्रोत में हम लोग देखेंगे अभिलेख, स्तंभ लेख, सिक्का को। अभिलेख, स्तंभ और सिक्का व अन्य देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं आप लोग को पता ही होगा। दीवारों पर खुदाई करके उसे लिखने का जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। एक नाम आएगा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो है पिलर के समान बना हुआ रहता है और उसी पर जो लिखा गया होता है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। एक नाम आएगा गुहा लेख। गुफाओं में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया होगा। अभिलेख, अभिलेख
का जो अध्ययन है एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख और स्तंभ लेख को साथ साथ चलेंगे, लेकर के चलेंगे और यहीं पे याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन है जो बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राज खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राज खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल का है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो कहाँ है? या इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यह गुजरात में है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो रुद्र दामन के द्वारा बनवाया गया है। इसी से हम लोग को जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार था वह पश्चिम तटीय सीमा तक था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हम लोग जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्र दामन ने बनवाया था। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख को किसने बनाया था? तो गौतमी बलसरी ने बनाया था। गौतमी बलसरी ने नासिक अभिलेख बनवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का तो नाम सुना ही होगा, उन्हीं की मां गौतमी बलसरी, उन्होंने ही नासिक अभिलेख बनवाया है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है यहाँ पे तो समुद्रगुप्त मैंने लिखा है, लेकिन इसमें हमको जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त को, लेकिन इसका निर्माण जो करवाया है इसी का दरबारी था हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग स्तंभ लेख को बनवाया था। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख यहाँ पे एक छूट गया है। हाथी गुफा अभिलेख में ही भारतवर्ष नाम दिया गया है। सबसे पहले भारतवर्ष नाम कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलसरी का है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का हरिसेन के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर, और उसके बारे में जानकारी जो कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है मदसौर अभिलेख। मदसौर अभिलेख किसने बनवाया है? क्या बनवाया है? मालवा नरेश यशोवर्मा ने। मालवा नरेश यशोवर्मा ने मदसौर अभिलेख बनवाया है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है प्रतिहार नरेश भोज की। प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी हमको किससे मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो यह स्कंदगुप्त का। भीतरी अभिलेख से ही हमको जानकारी मिलती है, हम लोग को जानकारी मिलती है हून आक्रमण का। हून जो आक्रमण किए थे या स्कंदगुप्त के समय में ही सबसे पहले किए थे, और इसकी जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है? तो भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसे ध्यान रखेंगे, यह किसका है? स्कंदगुप्त का है। हून के आक्रमण के कारण ही गुप्त वंश जो है आगे चल करके समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो बंगाल शासक विजय सेन का है। बंगाल शासक विजय सेन का है देवपाड़ा अभिलेख। नेक्स्ट है बेशनगर गरुड़ स्तंभ। बेशनगर गरुड़ स्तंभ किसका है? तो यह है होलियोडोरस का। होलियोडोरस का। और इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो भागवत धर्म के विस्तार की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म का विस्तार जानकारी बेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख से मिलता है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? होलियोडोरस के द्वारा। होलियोडोरस के द्वारा। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का निर्माण किसने करवाया है? तो यह भानुगुप्त ने करवाया है। और एरन अभिलेख से हम लोग को जानकारी मिलती है सती प्रथा का। किसका जानकारी मिलता है? सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है एशिया माइनर। एशिया माइनर वहां से प्राप्त हुआ है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर का या फिर तुर्की से प्राप्त हुआ है। वहां से हम लोग को क्या मिला है? तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य का उल्लेख किया गया है। एशिया माइनर में किसका उल्लेख किया गया है? बोगज गोई का जो अभिलेख है इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य का उल्लेख मिला है। एक बार फिर से इसे मैं रिवीजन करा दूंगी, एक दो बार इसे देख लें, उसके बाद बिल्कुल ही आराम तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राज खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल का है। इसे पहली बार भारतवर्ष नाम आया है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। कहाँ है? यह गुजरात में है। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पश्चिम तक विस्तार जो है उसी में हम लोग जानकारी मिला है। नासिक अभिलेख किसकी है? तो गौतमी बलसरी की है। गौतमी बलसरी की कौन सा अभिलेख है? तो नासिक अभिलेख है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का निर्माण करवाया हरिसेन ने। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उन्होंने ही प्रयाग स्तंभ अभिलेख का निर्माण करवाया था। इसमें जानकारी हम लोग को मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने।
होल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया है? पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया है। ये होल अभिलेख से हम लोग को जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय जो था इन्होंने ही क्या करवाया था? हालांकि यह चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर आक्रमण करना चाहते थे तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोकने का प्रयास किया था और इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख कहाँ है? तो नर्मदा घाटी के पास ही, नर्मदा नदी के किनारे ही यह अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसका है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। मालवा नरेश यशोवर्मन का कौन सा अभिलेख है? तो मंदसौर अभिलेख है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो प्रतिहार नरेश भोज का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यह जो है स्कंदगुप्त का है। इसी के समय में हुन आक्रमण हुआ था, मैंने अभी बताया ही। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो बंगाल शासक विजय सेन का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो बंगाल शासक विजय सेन का है। नेक्स्ट है बेसनगर गरुड़ स्तंभ। बेसनगर गरुड़ स्तंभ यह किसका है? तो होलियोडोरस का है। और इसमें जानकारी हम लोग का क्या मिलता है? तो भागवत धर्म के विस्तार के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, और इस एरन अभिलेख से हम लोग को सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया माइनर का बोगस कोई अभिलेख। एशिया माइनर या फिर नहीं दिया रहे एशिया माइनर तो आप लोग तुर्की भी टिक कर सकते हैं। तुर्की का जो यह बोगस कोई अभिलेख है वहाँ हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है? तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नक्षत्र ऐसा का उल्लेख किया गया है। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो एक दो बार और देखने का प्रयास करें। वीडियो लंबी बन जाती है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट चलूँ, क्योंकि काफी 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, दोनों का दोनों बहुत ही लंबी बन गई है। तब से मैं प्रयास करूंगी कि शॉर्ट ही चलो, लेकिन मेरा ये रहता है, उद्देश्य रहता है कि आप लोग को यहीं पे याद कराओ, इसलिए थोड़ा सा लंबा बन जाता है। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्का के बारे में जानते हैं। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सिक्का का विस्तार किस तरह से हुआ था? तो आप लोग को पता है मौर्य काल में आहत सिक्के हुआ करते थे। आहत सिक्के वैसा सिक्का होता है जिसको ठोक करके, धातु पर ठोक करके बनाया जाता है। उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, कोई चित्र बनाया हुआ रहता था, बस उसी तरह का आहत सिक्का होता था। का सार पर इसी को पंचमार्क सिक्का भी कहते थे। मौर्य काल में यह प्रचलित था। नेक्स्ट है सिक्का पर लेख। सिक्का पर लेख लिखवाना किसने प्रारंभ किया था? तो यवनों ने। सिक्का पर लेख लिखवाना किसने प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम सिक्का पर लेख लिखवाना स्टार्ट किया था यवनों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन सिक्का। रोमन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में अगर पूछ दिया जाए कि भारत में रोमन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिकामेडू से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडू से प्राप्त हुए हैं। अरिकामेडू कहाँ है? तो पुडुचेरी के बगल में ही है। पुडुचेरी के बगल में ही अरिकामेडू, वहां से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ण चांदी सिक्का। स्वर्ण चांदी सिक्का जो है यह मौर्य काल का सिक्का है। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का जो प्रचलित है यह सातवाहन वंश में प्रचलित था। सीसा का सिक्का जो कहाँ प्रचलित था? यह सातवाहन वंश में ही प्रचलित था। नेक्स्ट है पहली बार सोना। पहली बार सोना का जो सिक्का लागू किया गया था, चलाया गया था, पहली बार सोना का सिक्का जारी किया गया था किसके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा। पहली बार सोना का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनानियों के द्वारा जारी किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया है, तो शुद्ध सोने का सिक्का जो है यह कुषाणों ने जारी किया है। किसने? कुषाणों ने जारी किया है। नाम आता है बीम कटफिशस का। किसका नाम आता है? बीम कटफिशस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक सोना का सिक्का, सर्वाधिक सोना का सिक्का या फिर सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में जारी हुआ था? तो गुप्त काल में। और शासक कौन है? तो शासक है स्कंदगुप्त। शासक कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में ही सबसे ज्यादा जो है, सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन वो अशुद्ध थे। शुद्ध सोना का सिक्का जो जारी किया गया था यह कुषाण के समय जारी किया गया था। गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का एक आता है राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक नाम आता है लक्ष्मी का सिक्का। मतलब लक्ष्मी का मूर्ति, लक्ष्मी का जो चित्र है किसके मुद्रा पर अंकित किया गया था? तभी मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद गौरी ने ऐसा सिक्का प्रचलित कराया था जिसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है मयूर शैली का सिक्का।
मयूर शैली का सिक्का यह समुद्रगुप्त ने जारी किया था। मयूर शैली का सिक्का किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने जारी किया था। समुद्रगुप्त ने एक ऐसा सिक्का जारी किया था जिसपे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त जो था यह वीणा बजाने में काफी माहिर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौड़ी का सिक्का जो जारी किया गया था, कौड़ी जो प्रचलित किया गया था यह गुप्त काल के समय, और चमड़ा का जो सिक्का यह हुमायूं के समय एक भिस्ती था, शिहाबुद्दीन नामक भिस्ती था। आप लोग को पता ही होगा चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के साथ चौसा का युद्ध लड़ता है। उसी में गंगा नदी में वह कूद जाता है अपने आप को बचाने के लिए। वहीं एक भिस्ती होता है, मल्लाह होता है शिहाबुद्दीन नाम का, एक दिन का शासक बनता है और वह क्या करता है? चमड़ा का सिक्का जारी करता है। वही चमड़ा का सिक्का अगर पूछ दिया जाए तो चमड़ा का सिक्का कौन जारी करता है? जब शिहाबुद्दीन हुमायूं के समय चमड़ा का सिक्का जारी किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आहत का सार्पण पंचमार्क का जो सिक्का था यह कहाँ था? यह मौर्य काल में। नेक्स्ट है सिक्का पर सबसे पहले लेख किसने लिखवाया था? तो यवनों ने। किसने? यवनों ने। रोमन सिक्का अरिकामेडु से प्राप्त हुए हैं। अरिकामेडु कहाँ है? तो पुदुचेरी में है। नेक्स्ट है पर्ण चांदी सिक्का मौर्य काल में प्रचलित है। सीसा का सिक्का जो है सातवाहनों ने जारी किया था। पहली बार सोना का सिक्का किसने जारी किया था? यूनानियों ने। शुद्ध सोना किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। अगर पूछा जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के लेकिन अशुद्ध सोने गुप्त काल में खास करके स्कंदगुप्त के समय जारी किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जारी किया गया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का जो जारी किया था यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय जारी किया गया था। नेक्स्ट है मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का जो है समुद्रगुप्त के समय। कौड़ी का प्रयोग था गुप्त काल में। चमड़ा जो था यह हुमायूं के समय में। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आगे पढ़ना होगा दिल्ली सल्तनत, उसमें भी दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश जो है यह टका और चित्तल नामक दो सिक्के जारी करते हैं। और उसके बाद शेरशाह सूरी जो है असरफी दाम ये सब जारी करने का काम करते हैं। असरफी जो होता था यह शुद्ध सोने का होता था। वही जो जित्तल होता था वह चांदी का होता था। दाम होता था जो क्या होता था? यह तांबे का होता था। अभी भी गांव देहात में सुनते होंगे दाम ही लोग पूछते हैं इसका क्या दाम है। चलिए ये तो हो गया सिक्का, और इसके साथ साथ हम लोग अभिलेख को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पाषाण काल को देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं चल रही हूँ। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा? वीडियो के अंत में जाकर के आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहीं त्रुटि रह गई होगी, अभी तो ये मेरा पहला प्रयास है। अभी तो मैं खुद आप लोग के सामने टेस्ट दे रही हूँ। एक टेस्ट में मैं पास होती हूँ, आप फेल होती हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, एक लाइक दे देंगे। अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर से आप लोग को धन्यवाद।